अगले वीक में फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना? ये कि नहीं चल रहा? अगले वीक में पूरी क्लास नहीं लगेगी, अगले वीक में हार्डली 1 या 2 क्लास लगेगी, या तो थर्सडे लगेगा या तो फ्राइडे लगेगा, कोई एक क्लास लगेगी, ठीक है? तो उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होगा। अभी क्या है, तो क्या 4 मई तक पढ़ोगे क्या तुम? ठीक है। जिनको और इनऑर्गेनिक का रिवीजन करना है उनके लिए इनऑर्गेनिक रिवीजन चल रहा है यूट्यूब पे, आप चाहे तो कर सकते हैं। 1000 बार बता दिया है, तब भी तुम वही पूछोगे। हाँ, कहीं से भी कर लो भाई, तुम्हारा सिलेक्शन होने से मतलब है ना? एक्स बहुत जरूरी है। तो नीटेक्स पे हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको। नीटेक्स एक चैनल है जो खाली सा चैनल पड़ा हुआ था, उस पे मैंने सोचा कि मैं रोज पढ़ा देता हूं 2 घंटे। हाँ सही बात है। अब पढ़ लो तुम, नहीं तो तुम्हें भी याद करने का मौका नहीं मिलेगा। पढ़ लो, लिखो कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक हेडिंग में, और हेडिंग डाल लो KMnO4। हाँ, यूट्यूब पे कौन सा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? पी ब्लॉक। चलो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर देंगे, आपकी बात मान ली। आपकी भी नहीं मानेंगे, कोऑर्डिनेशन ये स्टार्ट करेंगे। हाँ चलो कोऑर्डिनेशन ही कर देंगे यार, वहां बच्चों का डिमांड था या तो पी ब्लॉक या तो डी ब्लॉक। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कर देते हैं। एक्चुअली क्या है ना, 2 लंबे लंबे चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ने चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग एक लंबा चैप्टर है, तो अभी केमिकल बॉन्डिंग का कल जो मैंने पढ़ा है वो बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा है ना? उसके अगले दिन मैं पढ़ाऊंगा आपको, मतलब आज जो है, आज क्या पढ़ाऊंगा उसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज, बैक बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ब्ला ब्ला चीजें। तो आज प्रोबेबली हम खत्म करेंगे कोऑर्डिनेट मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को। आज वहां पे हम खत्म कर रहे होंगे, डाइपोल पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे, बैक बॉन्ड पढ़ेंगे, बनाना बॉन्ड पढ़ेंगे। आज लंबा क्लास ले लेंगे। आयोनिक इसके बाद होगा, आफ्टर दिस आयोनिक होगा। पहले हमने कोवेलेंट कराया, फिर आयोनिक कराएंगे। हाँ भाई, तो आज हमें पढ़ना है KMnO4, K2Cr2O7, और डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका एफ ब्लॉक बचेगा। हाँ, आज आपका डी ब्लॉक खत्म होगा, कल जो क्लास होगी उसमें एफ ब्लॉक होगी, ठीक है? सॉल्ट के लिए आपके पास हार्डली 2 से 3 लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, आपके सिलेबस का जो सॉल्ट है। वैसे मैं आपको बता दूं, जेई में अगर आप सॉल्ट एनालिसिस देखने जाओगे, 6 से 7 लेक्चर का टॉपिक है, पर वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस में केवल केटाइन और एनाइन का टेस्ट है, बाकी किसी का टेस्ट नहीं है। तो सॉल्ट एनालिसिस आपको 50% ही पढ़ना है नीट के सिलेबस में, तो हार्डली 2 लेक्चर। इसीलिए मैंने बोला कि एक सैटरडे को लेक्चर होगा, एक अगला लेक्चर या तो थर्सडे लग जाएगा, दैट्स इट। सोच रहा था संडे बुलाऊं, लेकिन फिर सोचा संडे को खराब करना आपका, है ना? नहीं नहीं, तुम्हारा मतलब मेरा संडे खराब हो जाएगा, इसलिए। KMnO4, KMnO4 की बात करते हैं। बोर्ड पे देखो, देखो ये जो पहला कंपाउंड आपको पढ़ना है, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4, इसका नाम लिख लीजिए, इट इज पोटेशियम परमैंगनेट। अब शांत हो जाइए और इसका प्रिपरेशन पढ़ना है कि ये बनता कैसे है, ठीक है? तो KMnO4 को बनाने के लिए हम लोग इसका ओर का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज बनाना है तो कोई भी चीज कहां से मिलेगा, वो अपने ओर से मिलेगा। तो देखो यहां पे पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज मेटल है, और हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल कहां मिलता है, धरती के नीचे मिलता है, और जहां मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग ओर। तो कोई भी मेटल अपने ओर से मिलता है। जैसे आयरन मेटल कहां से मिलेगा, जो लोहा आप इस्तेमाल करते हो उसका भी माइंस है, और वहां से उसको निकाला जाता है, धरती के नीचे से उसको निकाला जाता है, और उसको फिर रिफाइन किया जाता है, और फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आयरन मिलता है। कोई भी मेटल, हर मेटल धरती के नीचे से ही निकाला जाता है, और जहां पे धरती के नीचे से मेटल मिलता है उस जगह को बोलते हैं ओर। उसी तरह यहां पे मैंगनीज मेटल है,
तो मैंगनीज मेटल का भी एक और होता है, आयरन का भी और होता है, टिन का भी और होता है, दुनिया में हर मेटल है सबका अपना अपना एक और होता है। तो मैंगनीज का भी और होता है, और मैंगनीज का और का फॉर्मूला होता है MnO2। इस और को हम लोग नाम देते हैं पायरोलुसाइट ओर, और इस पायरोलुसाइट ओर से हम लोग मैंगनीज मेटल धरती के नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं। Mn मेटल हम लोग धरती के नीचे से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो, Mn मेटल अगर आपको चाहिए मैंगनीज मेटल, तो आपको धरती के नीचे और देखना पड़ेगा, और आपके पास किसका होगा? MnO2 का और। तो MnO2 का और लेंगे हम सबसे पहले। MnO2 के और को सबसे पहले हम रिएक्ट कराते हैं। अब धरती के नीचे है तो बहुत सारी इंप्यूरिटीज इसके साथ निकलेगी। जब इसको निकालोगे वहां से मैंगनीज मेटल को पाने के लिए जब निकालोगे तो बहुत सारी इंप्यूरिटी इसके साथ होगी, डस्ट मटेरियल होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक बेस से रिएक्ट कराते हैं। बेस मान लीजिए KOH है, ठीक है, या तो ये कर सकते हो, या MnO2 को K2CO3 बेस। अच्छा, बेस क्यों ले रहे हैं? बेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बेस जो लेंगे वो हम लोग एक्वस लेंगे। तो एक्वस में क्या होता है? वाटर। बेस जो भी लेंगे वो एक्वस लेंगे। एक्वस में क्या होगा? आपके पास वाटर, और वाटर क्या करेगा? सारी इंप्यूरिटीज को अलग अलग कर देगा। जितने भी डस्ट पार्टिकल है, क्ले पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल है, एक्वस में वाटर होता है, वाटर सबको अलग अलग कर देगा। तो हमने लिया है मैंगनीज का ओर जिसका नाम होता है पायरोल्यूसाइट ओर, और पायरोल्यूसाइट ओर की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं बेस से, ठीक है। अब ये बेस से रिएक्शन कराते हैं, साथ में हम लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो होता ही होगा भाई, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराएंगे? तो और की रिएक्शन बेस और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कराते हैं। तो जो सबसे पहले स्टेप में मुझे मिलता है ये MnO2 में Mn क्या +4 के अंदर है, MnO2 Mn +4 के अंदर है। तो दोनों ही में, दोनों केस में ही केवल बेस ही तो बदला है, बाकी सब सेम है। तो दोनों में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होके आपके पास K2MnO4 बनता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और दोनों जगह आपके पास सेम प्रोडक्ट बनेगा K2MnO4। हमें ये नहीं बनाना था, हमें क्या बनाना है? KMnO4। बन क्या गया? K2MnO4। K2MnO4 में जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आ रहा है +6, बट KMnO4 में जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए? +7। KMnO4 में आपको +7 वाला चाहिए। तो जब हम बेस और ये करते हैं O2, अच्छा ऑक्सीडेशन ही क्यों हुआ? हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन कराना है? क्योंकि हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीडेशन। तो जब भी ऑक्सीजन का किसी रिएक्शन होता है तो उसको ऑक्सीडेशन करते हैं। तो देखो ये भी ऑक्सीडाइज हो गया, +4 से +6 चला गया। ये जो बना इसका नाम होता है पोटेशियम मैग्नेट। +7 वाले को क्या बोलते हैं? पर मैग्नेट, और इसको बोलते हैं मैग्नेट। दिस इज पोटेशियम मैग्नेट। बट ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, हमें तो बनाना है पर मैग्नेट। ये बन गया मैग्नेट। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पोटेशियम मैग्नेट बना K2MnO4, इसमें Mn कहां है? +6 में, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए KMnO4। इसमें Mn कहां है? +7 में। तो क्या करें? ऑक्सीडाइज। +6 से +7 कैसे बनेगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या लेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि O3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि Cl2। तो ये टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप ले लो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ये +6 वाले कंपाउंड को फर्दर +7 में कन्वर्ट कर देगा, KMnO4 +7 बना देगा। जब O3 लेंगे तो O3 कैसे टूटता है, ये आप ऑर्गेनिक में भी पढ़े हो, ओजोनोलिसिस के अंदर। O3 टूटता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो क्या नेसेंट ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज कराता है? ये तो एज इट इज बचा रह जाएगा। तो जो बचा रह जाएगा तो साइड प्रोडक्ट इज O2। सिमिलरली जो Cl2 में एक Cl तो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, दूसरा Cl आपका KCl बना के अलग हो जाएगा। 2 स्टेप का रिएक्शन होगा पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने के लिए। पहला स्टेप में बेस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा स्टेप में जब K2MnO4 बन गया तब सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो। बेस और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ऑक्सीडेशन ही तो करा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिखो, ये बाद में लिखना, पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट साथ में लिख लो।
कैसे कैसे बनता है इसका थ्योरेटिकल पार्ट। MnO2 ore is treated with MnO2 ore is treated with base and atmospheric oxygen। MnO2 ore को बेस एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में ट्रीट किया जाता है एंड दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आया तो ये वाला रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। and it forms potassium magnate। KMnO4 में पहले बनता है आपके सामने पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट is further oxidized to potassium permanganate। Potassium magnate is further oxidized to potassium permanganate। दो स्टेप का रिएक्शन है KMnO4 बनाना। पहले ओर में ऑक्सीडेशन करेंगे और फिर एक बार K2MnO4 बन गया फिर किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करके पोटेशियम परमैग्नेट बना लेंगे। अब जो ये K2MnO4 बना है इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट। और ये जो पाइरोलुसाइट ओर है, अच्छा धरती के नीचे है तो कलर कैसा होगा, ब्लैक, ब्लैक या ब्राउन, ठीक है। तो इसका पाइरोलुसाइट ओर का जो कलर होता है दिस इज ब्लैक, और कई जगह इसको ब्राउन लिखा जाता है। ब्लैक या ब्राउन दोनों चलता है। धरती के नीचे है तो ब्लैक या ब्राउन कलर होगा। जब ये बनता है पोटेशियम मैग्नेट तो दिस इज ऑफ ग्रीन कलर, दिस इज ऑफ ग्रीन कलर। आप इसको डार्क ग्रीन से याद रख सकते हैं, पोटेशियम मैग्नेट। तो दिस इज डार्क ग्रीन कलर, पोटेशियम मैग्नेट। अब डार्क ग्रीन कलर जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनता है, पोटेशियम परमैग्नेट। और पोटेशियम परमैग्नेट में बहुत सारे पी आ रहे हैं, तो पी का मतलब पर्पल। पोटेशियम परमैग्नेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। पर्पल बोलो या कई किताबों में इसको वायलेट भी बोला जाता है, एक ही बात है ना। लड़कियों का कलर हो गया एक कि भाई पिंक नहीं बेबी पिंक हो गया, है ना। वैसे ही हो गया भाई कि भाई वॉयलेट नहीं पर्पल है तो पर्पल नहीं वॉयलेट, हमारे लिए दोनों सेम है। तो इसलिए आप कोई पर्पल बोले तो भी ठीक, वॉयलेट बोले तो भी ठीक, ब्राउन बोले तो भी ठीक, ब्लैक बोले तो भी ठीक, अपना एक ही है। इसमें पर मैग्नेट से याद रखना है, पर मैग्नेट का कलर है पर्पल। ये धरती के नीचे है इसलिए याद रखेंगे ब्लैक या ब्राउन। और देखो इसके नाम में ना मैन आ रहा है, मैन आ रहा है। और इंसान को क्या पसंद होता है, गजब के लोग हैं यार। तुम्हारी अंदर की इच्छा नहीं पूछी थी मैंने, कितना हाजिर जवाबी है, तुरंत आया। अंदर जैसे जवाब छुपा के रखा हुआ था कि कोई पूछे बस हमसे। ए भगवान, बेटा सब समय पे होता है, ऐसे नहीं। इंतजार करिए। तो कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक में KMnO4 बना, तो उसको याद करने का मैं तरीका बता रहा था। उसमें मैन है और मैन को हरियाली पसंद है, तो इसीलिए ग्रीन कलर है। बस इसी में खुश हो गए तुम। वो भी वही बोलना चाह रहा था, 19-20 का फर्क है। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। तो तुम लोग सॉल्ट कैसे पढ़ोगे, सॉल्ट में यही सब तरीके हैं याद करने के। चलो भाई, अच्छी बात है। तो पोटेशियम मैग्नेट जो है वो ग्रीन कलर है, पर मैग्नेट जो है वो पर्पल कलर है। ये एक तरीका हो गया, जल्दी से लिखिए।
ये पोटेशियम परमैंगनेट का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। आप भी चाहो अगर आपको ये मिल जाए MnO2 और बेस, तो आप पोटेशियम परमैंगनेट अपने घर में बना सकते हो। ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। बट इसके बाद आपको पढ़ना है लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर पढ़ेंगे इंडस्ट्री में कैसे बनता है, मार्केट में जो आपके डब्बे में बनता है, मिलता है, वो कैसे बनता है, वो सब पढ़ना है। तो पहले लेबोरेटरी पढ़ना है, फिर इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ना है। भाई इस पे कोई नाम लिख दिया अपना बॉटल पे, रॉबिन। चलो भाई, हो गया ये वाला। हाँ भाई, यहां तक हो गया तो आप लिखेंगे, जल्दी लिखो भाई। पोटेशियम परमैंगनेट का एक जनरल प्रिपरेशन, जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला आपके पास MnO2 की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? बेस से। और किससे करा रहे हो? ऑक्सीजन से। क्या बन रहा है? K2MnO4। K2MnO4 में फर्दर आप क्या डाल रहे हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बन रहा है? KMnO4। तो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला लिख दिया बस कि इस तरह से बनता है। MnO2 प्लस बेस प्लस O2 K2MnO4 बन रहा है, और उसमें जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो KMnO4 बन रहा है। अब लिखोगे कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी आपने पढ़ लिया। अब कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं कि फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है KMnO4 को। आ जाओ, देखो बोर्ड पे, देखो KMnO4 कहीं भी बनाना हो, स्टेप 1 सेम होगा। अभी अभी हमने देखा था कि ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है। पहले मैग्नेट बन रहा है, फिर मैग्नेट से परमैग्नेट बन रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है। तो सिमिलरली कॉमर्शियल मेथड में भी 2 स्टेप में होगा, स्टेप 1 सेम रहेगा। स्टेप 1 इज सेम। क्या होता है स्टेप 1 में? स्टेप 1 में हम लोग लेते हैं MnO2 और फिर क्या लेते हैं? बेस। फिर क्या लेते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। और इसी की वजह से क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो जाने के बाद क्या बन जा रहा है? मैग्नेट K2MnO4। ठीक है, K2MnO4 बन गया। और साथ में स्टेप 2 पे आओ। कॉमर्शियल मेथड में स्टेप 1 सेम रहता है, स्टेप 2 आपका बदल जाता है। अब स्टेप 2 क्या है? शांत। स्टेप 2 आपके पास क्या है? बोर्ड पे देखो, जो K2MnO4 है उसको हमें बनाना है KMnO4 में।
इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अब हमने जनरल मेथड में क्या किया था कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया था और ऑक्सीडाइज हो गया था, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये ऑक्सीडाइज करा दिया था। लेकिन फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, यहां पे जो प्रोसेस यूज करते हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। पढ़ा है आपने कि एनोड होता है, कैथोड होता है, वहां पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना? एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। सिमिलरली यहां पे ये जो ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो फॉलो करते हैं वो लोग इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। और जब इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो कौन से, कैथोड पे ऑक्सीडेशन हुआ कि एनोड पे? एनोड पे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, ठीक है? एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, इस तरह से हमें पढ़ते थे। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे एट एनोड। और अच्छी बात यह है कि वो पूरा एपरेटस, कैसे रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, सिलेबस में नहीं है, बस केवल टर्म जानना है कि होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन से स्टेप 2 कराते हैं हम। ये वाला रीजेंट यूज नहीं करेंगे। नॉर्मल मेथड जब बनाना है, घर पे बनाना है, तो ये यूज करो। बट इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्यों कराते हैं इंडस्ट्री में? नॉर्मल मेथड क्यों नहीं कराते? पहली बात, जब वो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो करंट फ्लो करके होता है, वो पूरा उसमें सर्किट बनता है, करंट फ्लो होता है। तो सबसे पहली बात कि जो ऑक्सीडेशन होगा, जो यहां बनेगा, वो प्योर फॉर्म में बनता है। प्योर फॉर्म में बनता है, कोई भी इंप्यूरिटी नहीं रहेगी। जबकि अगर आप ओजोनोलिसिस कराओ, हो सकता है ओजोन के साथ इंप्यूरिटी चला जाए, हो सकता है Cl2 के साथ इंप्यूरिटी चला जाए, तो इंप्यूरिटी इसमें भी आ सकता है, तो ये इंप्योर बन सकता है। पूरा अच्छी तरह से प्योर बने, इसलिए वो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन एक फास्ट प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है, ठीक है? मतलब बहुत सारे आप मान के चलो ऐसे कि 25-30 केजी अमाउंट ऑफ KMnO4 एक घंटे में इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन से बन सकता है, ठीक है? 25 to 30 केजी ऑफ KMnO4 एक घंटे में बन सकता है, और यहां बनाने में एक दिन लग सकता है। तो ये फास्ट प्रोसेस है, इसलिए इंडस्ट्री में कॉमर्शियली काम लेते हैं। लिख लीजिए उसको। स्टेप 1 पूरा पूरा सेम है। स्टेप 2 में ऑक्सीडेशन का मेथड बदल गया, बाकी सब कुछ सेम है। तीसरा जो आपके पास है कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद, दैट इज लेबोरेटरी मेथड। अब लैब में जब भी बनाना होता है तो लैब में हमेशा शॉर्टकट प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। लैब में अब वो नहीं होगा कि एक स्टेप में पहले K2MnO4 बनेगा फिर KMnO4 बनेगा, इतना इंतजार नहीं करते लैब में। लैब में कम से कम मटेरियल में, आपके स्कूल के लैब की बात कर रहा हूं, कम से कम मटेरियल में KMnO4 बनाना होता है, वन स्टेप रिएक्शन कराना होता है। तो लैब में कुछ डिफरेंट ही रिएक्शन होगा। इंडस्ट्री और जनरल मेथड ये दोनों सेम थे। लैब वाले मेथड में सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, और कैसे होगा वो समझिएगा। क्या होता है आपके पास, जो MnO2 लिया जाता है, MnO2 की ही रिएक्शन होगी। हम कराते हैं परऑक्सो डाइसल्फेट H2O8-2। तो पहले समझो परऑक्सो डाइसल्फेट क्या होता है। 2 सल्फर है और 8 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन इस सल्फर को दे दो, 3 ऑक्सीजन इस सल्फर को दे दो, टोटल 6 ऑक्सीजन डिवाइड हो गए, बचा कितना? 2। तो 2 ऑक्सीजन हमने बीच में डाल दिया। जब भी 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो, इसको क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। ये होता है परऑक्साइड। अच्छा, नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? सेंट्रल एटम की सराउंडिंग एटम? सराउंडिंग एटम। तो नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग एटम है, इधर एक और इधर एक दे दिया। एक जो बॉन्ड है, क्या वो सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल होगा? ये वाला सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल होगा। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाएगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली ऐसे बनेगा क्या? H2O8-2। दिस इज H2O8-2। यहां पे चूंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, परऑक्साइड बॉन्ड बन रहा है, ठीक है? परऑक्साइड बॉन्ड बन रहा है, इसी को बोला जाता है परऑक्सी लिंकेज। दूसरा नाम है, बस बदल गया, परऑक्साइड बॉन्ड, या फिर इसको बोला जाता है परऑक्सी लिंकेज। अच्छा, जब भी परऑक्साइड या परऑक्सी आता है, जब भी परऑक्साइड या परऑक्सी आएगा, तो
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों करता है। याद करिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह काम करता है। सिमिलरली परऑक्सी लिंक के जाने से वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। अच्छा, तो क्या होगा MnO2 जब इसकी परऑक्सो डाइसल्फेट से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होता है आपके सामने, सीधा MnO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधा MnO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है वन स्टेप में, और यहां पे जो सल्फर है वो SO4 माइनस 2 बना लेता है। ये जो है वो MnO4, हाँ, तो यहां पे आप देखोगे तो एक ही स्टेप में Mn+7 बन गया, और ये चूंकि इसको ऑक्सीडाइज किया है, इसको क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस, तो खुद रिड्यूस होकर SO4 माइनस 2 में बन जाता है, और साथ में आपके पास वाटर बन जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इसको लिखिए कि लेबोरेटरी मेथड में एक स्टेप रिएक्शन कराते हैं, MnO2 ore इज ट्रीटेड विद परऑक्सो डाइसल्फेट, इसका नाम है S2O8-2 का परऑक्सो डाई सल्फेट आयन। और ये एक स्टेप में MnO4 माइनस देता है एंड SO4 माइनस 2 देता है, सिंगल स्टेप में MnO4 माइनस और SO4 माइनस 2 देता है। यहाँ पे MnO2 लिख के बजाय Mn+2 लिखो, Mn+2 सॉल्ट लिखो। MnSO4 हो सकता है, MnCl2 हो सकता है, कोई भी सॉल्ट Mn का जो +2 में हो उसको +2 से सीधा +7 ले जाता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका नाम होता है परऑक्सो डाई सल्फेट। फटाफट लिखिए। पहले तो मैं प्लान कर रहा था सॉल्ट एनालिसिस तुमको ऑनलाइन पढ़ा दो, फिर हुआ कि टाइम बच रहा है तो करा ही देते हैं यार। ऑनलाइन में क्या होगा ना, तुम सर सर तो नहीं चिल्ला पाओगे। ऑनलाइन में सर सर अपने रूम में चिल्लाओगे, लोग कहेंगे पागल हो गया क्या, मजा नहीं आएगा। ठीक, पहले ये मजा कर लो अभी। देखो केमिकल बॉन्डिंग मैंने 10 लेक्चर में पूरा कोवलेंट बॉन्ड करा दिया, 9 लेक्चर में, क्योंकि वहां पे 2.25 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे आपकी मर्जी के ऊपर है। जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो तब तक छोड़ो मत, ऐसा नहीं करना चाहिए। टोटल देखो मैं आपको बताता हूँ, 60 लेक्चर्स का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है आफ्टर डिलीशन। पहले 90 लेक्चर्स का होता था बिफोर डिलीशन, बट अब 60 लेक्चर्स का होता है। अगर 2 महीने दिया जाए रेगुलर तो हो जाता है, बट वही होता है। हम लोग यहाँ पे कितना लिए, 3-4 महीने लिए ना, 1 साल।
गिनती भी नहीं आ रही तुम्हें? हाँ तो अब किसी दिन, अभी पहले तो दो दो क्लास लगती थी, वो सबसे वाहियात वाला था। दो क्लास मिलेगा तो एक महीने में आप कितनी क्लास हो गए? 8। तो ऐसे तो कछुआ वाली रेस है, चलते जाओ चलते जाओ। फिर 2 से बढ़ के 3 हुआ, 3 हुआ तो 15 क्लास मिलती है। तो 15 क्लास भी होगी तो भी आपको 4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि 60 क्लास पहुंचने में 4 महीने लग जाते हैं। तो वही है। चलो नेक्स्ट। इसीलिए ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर करता है टीचर। रीजन, 60 क्लास वो अपने आप से लेके पढ़ा सकता है, लेकिन आप लोग का भी तो कुछ डिमांड है। हो गया? जल्दी बनाओ फटाफट। कॉमर्शियल प्रिपरेशन हो गया KMNO4 का, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, ये तीनों हो गए। अब आपको KMNO4 की हीटिंग्स पढ़नी है, मतलब KMNO4 की जनरल रिएक्शन पढ़ना है। सबसे पहले KMNO4 प्लस H2SO4 की अब रिएक्शन पढ़ना। अब ये हम बना चुके हैं, 3 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं। बोर्ड पे देखो, अगर ये रिएक्शन को लाइव देखना है तो मैंने इसका लाइव रिएक्शन कराया हुआ है, और यही 2021 में पूछा हुआ है। बोर्ड पे देखिएगा, ये एनसीईआरटी के बाहर का रिएक्शन है, एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, अगर मैं KMNO4 में कॉन्क H2SO4 डालता हूं, ध्यान से देखिए, कॉन्क H2SO4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये किसी से भी रिएक्शन करता है तो इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसी से भी बहुत तगड़ा रिएक्शन करेगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा, और ये सामने वाले को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। और ये छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के बाद जो कंपाउंड यहां पे बनता है, ये और ये कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया और यहां पे सल्फेट पड़ा हुआ है, तो आपके पास Mn2O7 बनता है यहां से, Mn2O7। और ये Mn2O7 दिखने में आपको येलो कलर, येलोइश ग्रीन होता है ना, येलोइश ग्रीन कंपाउंड होता है, ऑयली होता है, येलोइश ग्रीन कंपाउंड, एंड दिस इज ऑयली कंपाउंड। अब ऑयली है तो ऐसे हाथ से मत टच करके देखने लगना कि ऑयली है या नहीं है, क्योंकि इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब जैसे ही हाथ से टच होगा, आप देख नहीं पाओगे कि उंगली गई कहां आपकी, उससे पहले जल जाएगा। इट इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ग्रीन कलर का होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए। Mn2O7 में 2 Mn होगा और 7 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन को मैंने यहां डाल दिया, 1 2 3 इसको दे दिया, 1 2 और 3 इसको दे दिया, और जो बीच में एक ऑक्सीजन डाल दिया, 7वां। Mn2O7 में ये सब डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। मैंगनीज आपको याद है 7 बॉन्ड तक बना सकता है, तो मैंगनीज बेटे 7 बॉन्ड तक बना रहा है। Mn2O7 में मैंगनीज 7 बॉन्ड बना रहा है। इसमें आपसे सवाल क्या आया था, Mn2O7 में कितने मैंगनीज ऑक्सीजन बॉन्ड्स सेम है? Mn2O7 में कितने मैंगनीज ऑक्सीजन बॉन्ड्स सेम है? 6 हैं। 6 है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये वाला ये वाला ये वाला ये सेम है, सिमिलरली ये वाला सेम है, बट ये दोनों क्या हो गया? अलग। तो 6 MnO बॉन्ड्स सेम है, 2 MnO बॉन्ड्स डिफरेंट है। 6 MnO बॉन्ड्स डबल बॉन्ड है, 2 MnO बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको बना लीजिए फटाफट कॉपी में। How many bonds are same? ये रिएक्शन हो गया K2MnO4 एंड H2SO4 का। लिखना चाहे तो इसमें लिखा हाईली एक्सोथर्मिक, तो लिख ही दिया है, हाईली एक्सोथर्मिक है, लिख सकते हैं। मैंने वो रिएक्शन, इसमें YouTube चलता है?
लो, नेट ही नहीं चलेगा। नेट क्यों नहीं चल रहा भाई? ये भोजपुरी गाना चला लोगे इसलिए? बस तुम्हारा इतने में काम हो गया? देखो जरा, ए रुको, ये देखो, ये जो मैंने बनाया है ना, ये एमेंट, रुको, अरे रुको भाई, मुझे माइक लगाऊं यहां पे, चुप रहो। अब देखो क्या है, के मेनो 4 हमने लिया हुआ है, दिख भी नहीं रहा है अच्छे से। ये के में, रुको रुको रुको, तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे ऐसे। एक तो इसका वो कहां है, रुको, करोगे नौटंकी तुम लोग? पढ़ लो भाई। देखो देखो, के मेनो 4, क्या रिएक्शन है? सुनो सुनो, हमने दो रिएजेंट लिया हुआ है, देखोगे इसमें KMnO4 और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब दोनों को हमें ग्लास में मिला रहे हैं। तो KMnO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आगे H2SO4 है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। KMnO4 H2SO4 बन के, यही देखो, यही कंपाउंड हमने बनाया Mn2O7। ये KMnO4 डाला, इसमें हम H2SO4 डाल रहे हैं। जब डालोगे तो कुछ येलो ऑयली बनेगा। ये जल्दी जल्दी दिखा दिया भाई ने, देखो आपको मैं दिखाता हूं। ये ग्रीन कलर दिख रहा है आपको? ये ग्रीन दिख रहा है, दिस इज ग्रीन। और ऑयली भी दिख रहा है क्योंकि ये चिपक रहा है, ऑयल है तक चिपक रहा है। अब हाईली एक्सप्लोसिव बस देखना आपको बाकी है। अब मैं पेपर उसमें रख रहा हूं, एक्सप्लोसिव होगा तो पेपर के साथ जल लग जाएगा, आग। तो एक पेपर लिया हमने और पेपर को उसमें रख दिया। चिल्लाएगा नहीं तुम लोग, ठीक ना? अभी, और ये बहुत जादू हो गया, हाँ, और ये बहुत एक्सोथर्मिक है, बहुत एक्सोथर्मिक होता है। सब्सक्राइब कर लेना आवाज के साथ, तुम्हें सुनाई नहीं देगा। चलो ठीक है, हो गया, इतना काफी है। कमेंट सेक्शन खोलें, तुम्हें कपिल शर्मा ही बना देते हैं यहां पे फिर। चलो भाई, कमेंट नहीं खोलना चाहिए कभी भी, अतरंगी होते हैं सब, कोई कुछ भी लिख देता है। एक मैंने नेल पॉलिश वाला कमेंट बहुत सारे डिलीट करने पड़े उसमें से। ये नेल पॉलिश कहां से आया, ये किसका नेल पॉलिश है? लोग कह रहे हैं रूम दिखाओ, उसमें कोई नेल पॉलिश वाला बैठा हुआ है। अलग अलग लोग लेवल हैं। तो ये Mn2O7 हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, एज लॉन्ग एज उसको एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाया जाए तब। लेकिन आपका जो एग्जाम है वो डिमांड नहीं करता है, एग्जाम आपका डिमांड करता है रट्टाफिकेशन। जैसे आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के अगर गलती से लेक्चर खोल लिए हो यूट्यूब पे, MIT, स्टैनफोर्ड या ऑक्सफोर्ड, इनके लेक्चर्स देखोगे तो दे आर हाईली एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मान लो मैं KMnO4 बोल दिया, राइट, वहां अगर बच्चे होते तो कहते हम नहीं मानते, इसको प्रूव करो सामने। आप भी नहीं मानते, लेकिन आपको मानना पड़ेगा क्योंकि +4 मिलता है इससे, ठीक है, एग्जाम में। वहां पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, वहां पढ़ाई अलग है, एंड दैट इज अ वेरी डिफरेंट, अलग है इसलिए क्योंकि वहां पे ये सारे कंपाउंड्स आपके यहां रखे होंगे और मिक्सचर करके दिखाया जाएगा कि 1 मोल डालने से कितना बन रहा है, 4 मोल डालने से कितना मिल रहा है, एक्सेस डालने से कितना बन रहा है। वो सारा आपको वहां पे एक्सपीरियंस कराया जाता है, ठीक है। और उसमें से 1-2 लोग आके करते भी हैं रिएक्शन को, राइट। बट हमारे यहाँ वो एग्जामिनेशन का पैटर्न ही नहीं है। हम तो भाई जितना याद रहेगा उतना भला रहेगा। चलो अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, KMnO4 की हमने एसिड से रिएक्शन कराया।
अब एक बात बताओ, KMnO4 एसिड में स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है, तभी तो रिएक्शन कर रहा है। स्टेबल होता तो रिएक्शन ही नहीं करता। तो KMnO4 इज अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 अनस्टेबल है एसिडिक मीडियम में। तो KMnO4 की रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम से करा रहे हैं, तो मान लो हमने CO2 से कराया, या फिर KMnO4 की रिएक्शन हमने H2SO4 से या SO3 से करा दिया। चलो, CO2 से कराया, SO3 से कराया, कैसे होगा बोर्ड पे देखिएगा। KMnO4 की रिएक्शन CO2 से करा दो, SO3 से करा दो, तो एसिडिक मीडियम कहां से आया? क्या CO2 वाटर में जाते ही कार्बोनिक एसिड बना लेगा? क्या SO3 वाटर में जाते ही H2SO4 बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड? तो CO2 और SO3 ये भले ही ऑक्साइड्स हैं, बट पानी में डालते ही क्या एसिड बन जाएंगे? और एसिड में ये होता है अनस्टेबल। अभी अभी हमने रिएक्शन में भी देख लिया कि हाईली अनस्टेबल है, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, एक्सोथर्मिक है। तो KMnO4 चूंकि अनस्टेबल है, तो एसिडिक मीडियम में डालते ही ये जिस जिस से बना था उनमें वापस टूट जाता है। तो किससे किससे बना था? क्या MnO2 से बना था? क्या K2MnO4 से बना था? भाई आपके पास दो स्टेप में रिएक्शन हुआ था। पहले स्टेप में क्या K2MnO4 बना था, और वो कहां से बना था? MnO2 से। तो जिन जिन चीजों से बना था उनमें वापस टूट जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो ये टूट के MnO2 में बनेगा, और साथ में और क्या इस्तेमाल हुआ था सेकंड स्टेप में? K2MnO4, इनमें टूट जाएगा वापस। ठीक है, चूंकि यहां पे भी है एसिडिक मीडियम, तो यहां भी MnO2 और K2MnO4 में टूट जाएगा। तो बहुत बेसिक रिएक्शन है कि एसिडिक मीडियम में बहुत विगरस रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक है, और ये टूट जाता है आपके पास MnO2 और K2MnO4 में। अब आपका जवाब होगा कि सर यहां आपने कराया H2SO4 कुछ और बना, यहां आपने कराया H2SO4 कुछ और बना, ऐसा क्यों? भाई SO3 प्लस वाटर भी तो H2SO4 ही है, वहां H2SO, हाँ यस, बस वही है, वहां कंसंट्रेटेड लिया गया है एंड हाई अमाउंट लिया जाता है। ये डाइल्यूट होता है, वाटर का मतलब डाइल्यूट, तो वाटर हो गया मतलब ये डाइल्यूट है, इट इज डाइल्यूट एसिड। सिमिलरली इट इज डाइल्यूट एसिड। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेटेड एसिड से कराओगे तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड से कराओगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जिन चीजों से बना था उन चीजों में वापस टूट जाएगा, यही फर्क है बस। लिखिए, हमने इसका स्ट्रक्चर तो पढ़ ही लिया है, दोबारा बनाएंगे। KMnO4 का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से पहले हीटिंग ऑफ KMnO4 कर लेते हैं एक बार मुझे बताओ, KMnO4 स्टेबल है या अनस्टेबल है? एसिडिक में अनस्टेबल है, वैसे स्टेबल रहेगा। व्हाट इफ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं KMnO4 में, मान लो मैं वेरी हाई टेम्परेचर दे देता हूं, 1000 केल्विन के आसपास, तो वेरी हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू कोई नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखना है कि बहुत हाई डालते हैं। 100 डिग्री पे तो वाटर बॉयल कर जाता है, अगर मैं 1000 डिग्री सेल्सियस डाल दूं तो व्हाट, वेरी हाई हो गया। अब वेरी हाई टेम्परेचर में क्या होगा? तो कोई भी सब्सटेंस वेरी हाई टेम्परेचर में जिससे बना था वापस उसी में टूट जाएगा, तो जिससे बना था वापस उसी में टूट जाएगा, तो जिन जिन चीजों से बना था सेम यहीं पे बन जाएगा, टूट जाएगा। तो एसिड में भी टूटेगा, हीट करने पर भी टूटेगा, सिंपल। KMnO4 को डार्क बॉटल्स में स्टोर करते हैं, क्यों? डार्क बॉटल्स मतलब डार्क कलर्ड बॉटल्स, हाँ,
क्योंकि अगर लाइट कलर्ड बॉटल होगा तो सनलाइट आ जाएगा, और सनलाइट में क्या टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो KMnO4 बचेगा या टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए सनलाइट से प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम KMnO4, टू प्रिवेंट KMnO4 फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से बचा के रखना है, नहीं तो सनलाइट के प्रेजेंस में टेम्परेचर बढ़ेगा और वो टूट जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4 एंड K2MnO4। KMnO4 का मतलब है MnO4 माइनस, K2MnO4 का मतलब है MnO4 माइनस 2। तो Mn विल बी द सेंट्रल मेटल एटम, 4 ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम Mn है, और MnO4 माइनस इस तरह से बन गया। MnO4 माइनस 2 में 4 ऑक्सीजन है जिसमें से 2 O माइनस है, तो रिमेनिंग आपके पास ये बन गया KMnO4 एंड K2MnO4। KMnO4 का जो कलर है वो पर्पल है या वॉयलेट है, इसका जो कलर है वो ग्रीन है या डार्क ग्रीन है। दोनों के दोनों सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। चाहे वो KMnO4 हो चाहे K2MnO4 हो, दोनों ही क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। एक बार आप इसका बॉन्ड एंगल बताओगे, BeF2 और CO2 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका ज्यादा किसका कम? CO2 का ज्यादा होगा, क्यों? BeF2 का ज्यादा होगा, क्यों? बॉन्ड एंगल के लिए मैंने क्या बताया था, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp है, सेम है, लोन पेयर दोनों में नहीं है। फिर सेंट्रल एटम पे देखोगे, है ना, तो देखो जब भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आ रहा है, लोन पेयर क्या आ रहा है, 0। तो जब भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर 0 हो, मतलब बॉन्ड एंगल सेम होगा, यू कैन नॉट कंपेयर। जब भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर 0 हो, अगर लोन पेयर अलग अलग आ रहा होता तो बॉन्ड एंगल आप कर पाते,
यहां पे ये कंपेयर नहीं हो सकता, दोनों का बॉन्ड एंगल बराबर होगा, ये भी 180, ये भी 180, ये भी sp है 180, ये भी 180। इसी पे एक क्वेश्चन आया था, BF3 BCl3 BBr3 BI3, BF3 BCl3 BBr3 BI3, कंपेयर बॉन्ड एंगल। सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया था उसने। BF3 BCl3 BBr3 BI3, कंपेयर बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम। लोन पेयर क्या है? जीरो। लोन पेयर क्या है? जीरो। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर जीरो है, तो आपको डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन का एंगल लिखना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 120। ये कितना हो गया? तो सबका बॉन्ड एंगल सेम आएगा इस केस में। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एंड लोन पेयर इज जीरो, बॉन्ड एंगल्स आर सीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। खैर, इसको लिख लिया आपने। नेक्स्ट, कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक के बाद, कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक में अगला लिखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, नोट पहले लिखो। KMnO4 में मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना है? +7। और Mn का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? +7। तो क्या इससे और ऊपर जा सकता है? नहीं। तो क्या ये कम ही हो सकता है? तो ये अपने आप को तो रिड्यूस ही करेगा भाई। KMnO4 में ये इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ये क्या करेगा? खुद को रिड्यूस करेगा। तो KMnO4 इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। KMnO4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इस वजह से एंड हेंस फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल, और इस वजह से फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। KMnO4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और फर्दर ऑक्सीडेशन इसका पॉसिबल नहीं है। तो क्या ओनली रिडक्शन इज पॉसिबल? KMnO4 कैन रिड्यूस, KMnO4 कैन ओनली रिड्यूस। अभी अगर खुद रिड्यूस होगा तो क्या सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा? अब देखो, तो KMnO4 जो है, या फिर इसको लिखो MnO4 माइनस, जिसमें Mn क्या है? +7 में। अगर इसको आप एसिडिक मीडियम में डालते हो, तो इन एसिडिक मीडियम Mn +7 कहां जाएगा? +2 में। इन बेसिक मीडियम, ठीक है। अब एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ते हैं, इन बेसिक या इन न्यूट्रल। तो बेसिक या न्यूट्रल के बजाय लिखो, इसको एनसीईआरटी कहता है इन स्लाइटली बेसिक। वो हल्का सा बेसिक है, स्लाइटली बेसिक, या फिर वो क्या है? न्यूट्रल। तो इन स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम ये चला जाता है MnO2 में, MnO2 में +4। ठीक है, आपको बेसिक मीडियम अलग से नहीं पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दो ही मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, दो ही मीडियम में ऑक्सीडाइज करेगा बाकी, एक तो एसिडिक मीडियम, दूसरा न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक। ठीक है, इसको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फेंटली बेसिक। फेंटली बेसिक मतलब बहुत कम बेसिक। तो एसिडिक मीडियम में कहा गया? +2 में। बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में कहा गया? +4 में। कितने का रिडक्शन हुआ जरा देखना यहां पे, 7 से 5। जो रिडक्शन होता है क्या उसी को एन फैक्टर कहते हैं। यहां पे जो एन, यहां पे कितना हो गया? 3, यहां पे 5, ऊपर वाले में 5, और यहां पे एन फैक्टर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम में खुद रिड्यूस हो जाता है, और बेसिक मीडियम में भी खुद रिड्यूस होकर Mn+4 में चला जाता है। ठीक है, खुद रिड्यूस होता है तो KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चूंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहां पे दो मैं आपको टेबल बनवाता हूं, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में वो कहां, किसको क्या, किस चीज में रिड्यूस करता है, और फिर स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में किसको कहां रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज करता है। पूरा लिखवा रहा हूं, स्लाइटली बेसिक / न्यूट्रल मीडियम में।
अब इसका एक चार्ट है, एसिडिक मीडियम में किसको ऑक्सीडाइज करेगा और बेसिक मीडियम में किसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसका एक चार्ट है। बनाइए सबसे पहले H2S, सल्फर कहां है -2 में, किस में ले जाएगा 0। SO2 अगर इसको मिल गया तो एसिडिक मीडियम में SO2 को कहां ले जाएगा SO3 में। NO2 माइनस अगर इसको मिल गया तो एसिडिक मीडियम में कहां ले जाएगा NO3 माइनस। SO3 -2 अगर मिल रहा है तो इसको ऑक्सीडाइज करके कहां ले जाएगा SO4 -2। Fe+2 अगर इसको दिख जाए तो कहां ले जाएगा Fe+3, ऑक्सीडाइज कर दिया। कोई भी F Cl Br I कहां ले जाएगा X2 में, F2Cl2 Br2 I2 में। अभी अभी देखा भी था ये S2O8 वाला, उसी तरह S2O3 -2 भी होता है, वो ले जाएगा S4O6 -2 में। C2O4 -2 इसका ऑक्सीडाइज करके कहां ले जाएगा वो CO2 में। स्लाइटली बेसिक में Br- ऑक्सीडाइज होके जाता है BrO3- में, I- ऑक्सीडाइज होके जाता है IO3- में, S2O3 -2 यहां पे जाएगा SO4 -2 में, Mn+2 ऑक्सीडाइज होके कहां जाएगा MnO4 में। अब यही कंफ्यूजिंग होता है कि एसिडिक मीडियम में तो X2 में कन्वर्ट कर रहा है, बट बेसिक मीडियम में IO3- BrO3- में चला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चार्ट आपको याद करना पड़ेगा कि एसिडिक मीडियम में किसको ऑक्सीडाइज कहां कर रहा है और बेसिक में या न्यूट्रल मीडियम में किसको ऑक्सीडाइज कहां कर रहा है। ठीक है, कुछ इसमें एनसीईआरटी में, कुछ बाहर से है, याद रखना है आपको ये दोनों चार्ट। न्यूट्रल मीडियम में Mn+2 से MnO4, Mn+4 में चला गया ना। न्यूट्रल कहां है, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है सब में। कहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, ये रिड्यूस होगा, Mn अपने आप को रिड्यूस करेगा, बट बाकी को क्या कर देगा ऑक्सीडाइज। Mn का रिडक्शन हो रहा है, बट जो बाकी अदर एलिमेंट है उसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो Mn+2 कहां जा रहा है Mn+4 में, न्यूट्रल नहीं हुआ, ये +4 में हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ, वही है बेसिक मीडियम, स्लाइटली बेसिक लिखा हो, अल्कलाइन लिखा हो। अब इसको कई किताबों में +6 में भी लिखाया हुआ है, राइट, छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी फॉलो करिए। अब लिखो K2Cr2O7, ये वाला हो गया। K2Cr2O7, जैसे हमने KMnO4 का प्रिपरेशन पढ़ा, वैसे ही K2Cr2O7 का भी प्रिपरेशन आपको पढ़ना है। यही दोनों कंपाउंड आपके एनसीईआरटी में है और है ही नहीं डी ब्लॉक में। तो देखो KMnO4 का प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट किया था, MnO2 से, उसके ओर से। तो इसका भी कोई ना कोई और होगा,
क्योंकि यहां भी क्या क्रोमियम मेटल इस्तेमाल हो रहा है। क्रोमियम मेटल का ओर होता है क्रोमाइट ओर, जैसे Mn का ओर होता है MnO2 ओर, वैसे ही क्रोमियम का ओर होता है क्रोमाइट ओर, और क्रोमाइट ओर होता है आपके सामने FeCrO4, क्रोमाइट ओर। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्रोमाइट ओर। तो क्रोमियम मेटल अपने क्रोमाइट ओर से CrO4 होगा, Cr2O4 होगा, Cr2O4, उल्टा हो गया, FeCr2O4 ये होगा। दिस इज योर क्रोमाइट ओर। अब ये मैंगनीज भी अपने ओर से बना था, क्रोमियम भी अपने ओर से बनेगा क्रोमाइट ओर से, शांत। और वहां पे क्या बेस से रिएक्शन कराए थे, यहां भी बेस से रिएक्शन होगा, लेकिन यहां पे जो बेस है वो फिक्स रहता है, दैट इज Na2CO3। वहां पे हम लोग बेस बदल सकते थे, KOH के बजाय NaOH ले लो, बट यहां पे जो बेस है वो फिक्स है, Na2CO3, दिस इज फिक्स। अब तीसरा चीज, क्या वहां पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में रिएक्शन करा रहे थे, तो यहां भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में रिएक्शन कराएंगे, एकदम सेम है एज लाइक KMnO4, शांत। MnO2 की रिएक्शन हमने कराया था बेस से और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, क्रोमाइट ओर की रिएक्शन कराएंगे बेस से और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। क्या बन जाएगा यहां पे देखो, तो दिस विल बी योर, सबसे पहले आपके पास जो Fe है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया, Fe2O3, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है तो रिएक्शन कैसा होगा, ऑक्सीडेशन, तो Fe2O3 में बदल गया। वो भी 2 स्टेप का रिएक्शन है, ये भी 2 स्टेप का रिएक्शन है। यहां पे बनेगा CrO4-2, सबसे पहले बनता है आपके सामने क्रोमेट है, सबसे पहले ये क्रोमेट में कन्वर्ट होता है। वहां आपके सामने कुछ तो स्मेल आ रहा है, मच्छर आ रहा है, बंद कर दो भाई, उसको बंद कर दो, देखना तुम्हारा हाथ वाथ ना दब जाए। मच्छर भगाने गया तो पता लगा मच्छर ही खींच ले बाहर। क्या होता है, अच्छा तुमको मच्छर कैसे काटेगा, तुम काट लो उसको, है ना, तुम लोगों को मच्छर थोड़ी काटता होगा, काटता है मर जाता है, इतने अंदर जहर बहरा हुआ है। इधर आओ, देखो बोर्ड पे MnO2 वो ओर था मैंगनीज के लिए, यहां पे जो ओर है वो है FeCr2O4 क्रोमाइट ओर। इसकी रिएक्शन हम लोग बेस से करा रहे हैं, जो कि फिक्स है, आप बेस चेंज नहीं कर सकते, एंड आपके पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है। तो जब भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, इस पूरे रिएक्शन को ऑक्सीडाइज कर देता, तो देखिए Fe ऑक्सीडाइज हो गया और क्रोमियम भी आपका ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, क्योंकि Fe यहां पे है बेटे +2 में, ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया -2 में, तो 8 ऑक्सीजन हो गया, -8 ये हो गया +2, तो कितना +6, तो क्रोमियम यहां है बेटे +3 में। क्रोमियम +3 में है, क्या वो ऑक्सीडाइज होके क्रोमियम कहां चला गया है, +6 में ऑक्सीडाइज हो चुका है, +3 से +6 हो चुका है। अब एक बार ये CrO4-2 बन गया, तो हम क्या करते हैं, CrO4-2, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं Na2CrO4, Na2CrO4। अब देखो, तो आपके सामने जो Na2CrO4 बना है, Na2CrO4, इसको पूरा नाम हो जाएगा सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। हमें क्या बनाना है, अब सोचो, हमें बनाना है K2Cr2O7। हमें यहां पे Na2CrO4 मेरे पास है, तो Na2CrO4 में हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये कन्वर्ट होगा Na2Cr2O7, Na2Cr2O7। ये आपके पास सोडियम क्रोमेट है, और ये क्या बन गया आपके पास, सोडियम डाइक्रोमेट। Cr2O7 को बोला जाता है डाइक्रोमेट। ठीक है, लेकिन हमें अभी भी ये नहीं बनाना है, हमें बनाना है K2Cr2O7। तो ये जो Na2Cr2O7 आपके पास बनता है, इसमें आप क्या डाल दोगे, KCl, और क्या बन जाएगा आपके सामने, K2Cr2O7 प्लस NaCl।
आप जरा देखो बोर्ड पे, पहला सवाल आएगा कि इतना घुमा के रिएक्शन क्यों कर रहे हैं। भाई हम डायरेक्टली यहां पे K2CO3 ले लेते, डायरेक्टली K2CrO4 बनता, K2CrO4 सीधा K2Cr2O7 बन जाता, एक स्टेप बच जाता। हमने ये घुमा के रिएक्शन क्यों किया? उसका रीजन है, हम डायरेक्टली K2Cr2O7 नहीं बना सकते क्योंकि Na2Cr2O7 सॉल्युबल है और K2Cr2O7 सॉल्युबल नहीं है। ध्यान से देखिएगा, Na2Cr डायरेक्टली K2Cr2O7 बनाएंगे ना, तो जब भी रिएक्शन होगा एक बीकर में होगा, मान लो बीकर में K2Cr2O7 बन गया, लेकिन वो क्या है, लेस सॉल्युबल है। अब लेस सॉल्युबल है तो रिएक्शन से सेपरेट करने में मुश्किल आएगी। रिएक्शन में सेपरेट वही होता है, अब ऐसा थोड़ी होगा कि पूरा पूरा K2Cr2O7 बनेगा, उसमें वाटर भी होगा, अदर इंप्योरिटीज भी होगी, K2Cr2O7 भी होगा। तो सॉल्यूशन से वही चीज सेपरेट होगा जो सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होगा वही सेपरेट होगा, याद रखेंगे। तो K2Cr2O7 सॉल्युबल कम है, इसलिए सेपरेट नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट नहीं बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, पहले हम लोग इस बीकर में बना लेते हैं Na2Cr2O7, और Na2Cr2O7 सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल है तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब सेपरेट कर लिया है तो हमारे पास पूरा का पूरा सोडियम क्रोमेट बन गया है, हमें क्या करना है, बस केटाइन ही तो चेंज करना है, तब KCl डाल दो तो K2Cr2O7 बन जाएगा। बट Na2Cr2O7 पहले बनेगा फिर K2Cr2O7 बनेगा। K2Cr2O7 इज नॉट प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, लिख लीजिए, K2Cr2O7 is not prepared directly because Na2Cr2O7 जो होता है is more soluble than K2Cr2O7, और मोर सॉल्युबल होने का फायदा क्या है, इजी टू सेपरेट, easy to separate out from reaction, रिएक्शन से सेपरेट आउट करना इसके लिए आसान है। तो इसलिए पहले Na2Cr2O7 बना लेते हैं, फिर हम आपके पास K2Cr2O7 बनाते हैं। अब कलर के बात आएगा, कलर वाटर में सॉल्युबल है। अब क्रोमाइट और कैसा होगा भाई, और कैसा होगा, ब्लैक या ब्राउन, ठीक है, ये भी सेम चलता है, ब्लैक या ब्राउन, बट एनसीईआरटी में कलर नहीं दिया तो हम भी नहीं याद रखेंगे। चलो, अब ये है क्रोमेट, क्रोमेट जो होता है दिस इज येलो कलर। कैसे याद रखेंगे क्रोमेट का येलो कलर है, क्रोमेट में क्रो आ रहा है क्या, क्रो का हिंदी क्या क्या होता है, कौवा, तो काला होना चाहिए था, गड़बड़ हो गया। अब देखो ध्यान से, ये येलो कलर है, एक्चुअली क्रो होता है बेटा, अंदर का कौवा बाहर नहीं निकालो। तो क्रोमेट है, क्रो है, क्रो कहां उड़ता है, आसमान में, आसमान का कलर क्या होता है, येलो, येलो होता है भाई, तुम दिन में आसमान देखो येलो दिखेगा। छोड़ दो, अगर तुम्हें ट्रिक से याद नहीं हो रहा है तो तुम डायरेक्ट याद करो, क्या होता है, अच्छा वेरी गुड, तो गूगल क्रोम येलो कलर का होता है तो येलो याद कर लो। चलिए चलिए, अब इधर आइए, येलो कलर हो गया। अब जब आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो देखो ये +6 से कहां चला गया है, +7 में, सॉरी क्रोमेट से कहां चला गया है, डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट में ये भी +6 ही है, 14 वैसे तो हो गया 12 6, हाँ ठीक है। अब डाइक्रोमेट है, तो डाई वैसे तो बहुत सारे कलर का होता है आपके लॉजिक के हिसाब से, बट बाल वाली डाई कैसा कलर का होता है, बाल कैसे कलर के लोग डाई करा लेते हैं, ऑरेंज, भाई ऑरेंज ही तो डाई कराते हैं, वो ऑटो वाले को देखो जरा, हाँ छपरी जिसको बोलते हैं, तुम उसमें +1 ही हो, कम नहीं हो। नीतीश कौन है इसमें, आप तो डाई कहां कराएगा बेचारा। चलो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो क्या हो गया, क्रोमेट और डाइक्रोमेट बन गया आपके सामने, शांत, 2 स्टेप का रिएक्शन है। ये क्या है भाई तुम्हारा,
पहले तुम हंस लो अच्छे से। ये भगवान, कहां अलग लेवल में सब निकले हुए हैं बच्चे ये सब। चलो भाई, स्टेप 1 रिएक्शन ये है और स्टेप 2 रिएक्शन ये है। क्रोमाइट और की बेस से रिएक्शन कराओगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में, पहले क्रोमेट बनेगा। तो क्रोमेट अभी एक नया तरीका निकल गया, गूगल क्रोम से याद कर लेना, येलो कलर, ठीक है। और क्रोमेट से, क्रोमेट, क्रोम का लोगो देखे हो कभी? गूगल क्रोम का लोगो नहीं देखे हो? रेड और येलो होता है। रेड भूल जाओ, हाँ ग्रीन भी होता है उसमें। कौन सा गूगल क्रोम चला रहे हो तुम? हाँ, येलो। और जो डाई होता है, डाई जनरली ऑरेंज कलर का डाई मिलता है आपको, तो दिस इज डाई इज ऑरेंज कलर, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक ही है, इसमें 3-4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है। अच्छी बात यह है कि एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब CrO4-2 एक क्रोमेट आयन है, Cr2O7-2 ये डाई क्रोमेट आयन है। दिस इज क्रोमेट आयन और ये बन गया आपके पास डाई क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन में 2 ऑक्सीजन है आपके पास, O- और O- में, बाकी के 2 ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। डाई क्रोमेट में 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखोगे यहां पे 2 माइनस चार्ज है, दोनों माइनस इस पे दे दिया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और यहां पे जैसे Mn2O7 था वैसे ही डाई क्रोमेट बन जाएगा। अब डाई क्रोमेट में पूछा गया कितने क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड इक्वल हैं? कितने क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड इक्वल हैं? 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्वल। बेटे रेजोनेंस नहीं दिख रहा है? पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, रेजोनेंस। देखो यहां पे पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस होगा। तो इधर से 3 बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है, इधर से 3 बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है, टोटल 6 बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब 6 बॉन्ड में बॉन्ड इक्वल हो जाएगा। बाकी ये जो सिंगल बॉन्ड है वो अलग है। तो क्रोमेट बनाइए, डाई क्रोमेट बनाइए। फिर लिखोगे क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। लिखो क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। यही मेजर क्वेश्चन आने का जगह होता है आपके डीएनएफ ब्लॉक में, बार बार पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम क्या होता है, बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले यहां पे बनाओ क्रोमेट। क्रोमेट क्या होगा? Cr O4-2। क्रोमेट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। डाइक्रोमेट बनाओगे Cr2O7-2, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। अब देखो यहां पे क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाने का एक तरीका होता है। तो क्रोमेट में क्या C है और C के आगे अल्फाबेट में क्या आता है? D, जिससे स्टार्ट हो रहा है डाइक्रोमेट। क्रोमेट डाइक्रोमेट, और ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, मतलब इंटर कन्वर्टिबल है। क्रोमेट डाइक्रोमेट में बन रहा है, डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्रोमेट क्या येलो कलर का होता है और ये वाला ऑरेंज कलर का होता है, दिस इज ऑरेंज कलर, ठीक है। क्रोमेट डाइक्रोमेट, बोर्ड पे देखो। क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाना है, यानी कि सी से डी जाना है, तो क्या आगे की तरफ जाना है? सी से डी जाना है तो क्या आगे की तरफ जाना है? आगे जाना है। आगे को इंग्लिश में कैसे लिखोगे? ऐसे, आगे। आगे का मतलब मेरे भाई एसिड। अगर आप एसिड डाल दो तो क्या चला जाएगा? क्रोमेट से डाइक्रोमेट आगे बढ़ जाएगा। एसिड का मतलब क्या हुआ? क्या pH लेस देन 7 बोल दो इसको? तो अगर pH लेस देन 7 डाल दूंगा तो क्रोमेट कहां चला जाएगा?
डाइक्रोमेट। और इसी को वो एक्सपेरिमेंट वाले बताते हैं जादू हो गया। ठीक है, क्या करते हैं वो क्रोमेट ले रहे होते हैं, येलो कलर का पहले सॉल्यूशन दिखाते हैं, उसमें एक दो ड्रॉप डालेंगे वो एसिड का, कोई भी एक ड्रॉप डाल दो, कोई भी एसिड डाल दो जिसका पीएच लेस देन 7 हो, वो येलो कलर थोड़ी देर बाद जैसे ही आपने थोड़ा सा उसको स्टर किया कहां चला जाएगा, ऑरेंज कलर में बदल जाएगा। तो जादू नहीं है, साइंस है। अब देखो, जब मुझे डाइक्रोमेट से क्रोमेट आना है तो क्या डी से सी बैकवर्ड आना है, पीछे आना है? तो मान लो बैकवर्ड आना है, तो बैकवर्ड का मतलब बी, मतलब बेसिक, और बेसिक मीडियम में कहां चला जाएगा, डाइक्रोमेट से क्रोमेट। और क्या पीएच कितना चला गया, ग्रेटर देन 7, लेस देन 7 पर डाइक्रोमेट बन जाएगा, ग्रेटर देन 7 पर क्रोमेट बन जाएगा। बस यही है, दिस इज क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। ठीक है, बार बार पूछा गया है कौन से मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में जाएगा, कौन से मीडियम में डाइक्रोमेट से क्रोमेट आएगा। कई बार ये पूछ लेता है कितना पीएच रखें ताकि क्रोमेट डाइक्रोमेट में चला जाए, लेस देन 7, कितना पीएच रखें ताकि वापस आ जाए, मोर देन 7। तो दिस इज क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। अब लास्ट इसमें एक और होता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, K2Cr2O7 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। तो सुनो, K2Cr2O7 में Cr किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6। क्या क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है? हाँ। तो क्या इससे ऊपर जा सकता है? नहीं। तो क्या खुद को रिड्यूस करेगा? अगर खुद को रिड्यूस कर रहा है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो क्या हो गया ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका सेल्फ क्या होता है, रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन है, जिसका खुद का रिडक्शन होता है उसी को बोला जाता है बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका खुद का रिडक्शन होगा उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अच्छी बात यह है, यह केवल और केवल एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। बेसिक न्यूट्रल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन नहीं करता है। बेसिक मीडियम में वो कहां चला जाएगा, क्रोमेट बन जाएगा। इन एसिडिक मीडियम ये अपने आप को रिड्यूस कर लेता है क्रोमियम +3 में, Cr2O3 में चला जाता है। और कोई भी केमिस्ट्री में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्रोमियम +3 दिख जाए तो कलर हमेशा ग्रीन होगा। ठीक है, Cr+3 इज ऑलवेज ग्रीन, है ना। Cr से याद रखना है करेला, और करेला कैसा होता है, ग्रीन। बेटा तुमसे स्वाद नहीं पूछा है, कलर पूछा है, गधों। कलर भी तीखा होता है, बहुत बढ़िया, इसी गोला से हो। तो क्रोमियम +3 में चला जाता है एसिडिक मीडियम में। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ओनली इन एसिडिक मीडियम, बाकी किसी मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो किसको किसको कहां कहां ऑक्सीडाइज करता है, जैसे उसका चार्ट है, इसका भी एक चार्ट है, बनाइए। ये भी बेटा H2S को, ये भी H2S को सल्फर में बदल देगा, सेम एज उसका। ये भी SO2 को SO3 बदल देगा, सेम एज प्रीवियस वन। Fe+2 को Fe+3 बदल देगा, सेम एज प्रीवियस वन। Sn+2 को Sn+4 बना देगा। Cu+ को Cu+2 बना देगा। NO2- को NO3- बनाएगा। SO3- को SO4-2 बना देगा। C2O4-2 को CO2 में कन्वर्ट करेगा। X- को X2 कन्वर्ट करेगा। ये चार्ट बना लीजिए, ऑक्सीडाइज करके ये करेगा। क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम आपने बना लिया, बस यहीं पे लिखेंगे लास्ट इज
क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट समझ लो, लिखना बहुत आसान है और एनसीईआरटी में नहीं है, पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, नए वाले एनसीईआरटी में भी नहीं है। अब देखो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट लैब में कराते कैसे हैं। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो किसी भी कंपाउंड में Cl माइनस है या नहीं ये बताता है। अगर मान लो आपको ये पता करना है कि क्लोराइड आयन है कि नहीं, जैसे NaCl में Cl माइनस है, पता करना है उसमें Cl माइनस है कि नहीं, तो किसी भी कंपाउंड में ये पता करना है कि Cl माइनस है कि नहीं, तो हम कौन सा टेस्ट लेंगे? क्रोमाइल क्लोराइड। तो टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, सबसे पहली बात ये पता चल गई कि ये क्लोराइड आयन का टेस्ट है। अब देखो बोर्ड पे करते क्या है, जो भी कंपाउंड जिसमें Cl माइनस है, तो कंपाउंड कंटेनिंग Cl माइनस लेते हैं सबसे पहले। कंपाउंड कंटेनिंग Cl माइनस, जैसे NaCl है ना, कोई भी Cl ले लो तो NaCl, एग्जांपल के तौर पे नमक ले लो NaCl, ठीक है, इसमें Cl माइनस है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं डाइक्रोमेट से, इसमें हम लोग डाल देते हैं Cr2O7-2। तो क्या हम लोग ऑरेंज कलर का क्रिस्टल डालेंगे? ऑरेंज कलर नमक में डाइक वो डाल दो आपके सामने Cr2O7-2 और सम अमाउंट ऑफ एसिड, सम अमाउंट ऑफ एसिड H2SO4 एसिड। तो क्या करता है ये Cr2O2Cl2 बनता है एंड दिस इज नोन एज योर क्रोमाइल क्लोराइड। दिस इज नोन एज योर क्रोमाइल क्लोराइड। अब क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा ना तो कुछ आपको दिखेगा नहीं, बस ये दिखेगा कि ये ऑरेंज कलर बदल गया, ऑरेंज कलर कलरलेस हो गया। लेकिन अगर क्रोमाइल क्लोराइड में फर्दर आप बेस डाल देते हो, मान लो NaOH, तो फिर ये कलर दे देता है येलो कलर। तो इसलिए कलर का टेस्ट भी होता है। तो किसी में भी अगर पता करना है कि Cl माइनस है कि नहीं, पहले डाइक्रोमेट डालो और हल्का सा 1-2 ड्रॉप एसिड डाल दो, बनेगा क्रोमाइल क्लोराइड। और क्रोमाइल क्लोराइड बना है कि नहीं बना है इसका पता करना है तो NaOH के 1-2 ड्रॉप डालोगे तो येलो कलर दिख जाएगा। तो अगर NaOH डालने के बाद येलो कलर आ रहा है, इसका मतलब क्रोमाइल क्लोराइड बना होगा। और क्रोमाइल क्लोराइड बना होगा तो इसका मतलब Cl माइनस रिएक्शन में प्रेजेंट होगा। अब CrO2Cl2 जब बना है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्रोमियम 2 है, कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 2 ऑक्सीजन आप यहां पे बना लीजिए। और कितने Cl हैं? 2 Cl आप यहां पे बना लीजिए। तो क्रोमियम के CrO2Cl2, ठीक है। अब ये एक स्ट्रक्चर है। क्रोमियम कितने बॉन्ड तक बना सकता है? 6 तक। अच्छा, तो डबल बॉन्ड O, फिर दूसरा डबल बॉन्ड O, 4 बॉन्ड आ गया, 5 बॉन्ड आ गया, 6 बॉन्ड आ गया। यही होता है, क्रोमियम के 6 बॉन्ड होते हैं। CrO2Cl2 नहीं बनेगा, एक सिंगल कंपाउंड में नहीं बनेगा, इसको तोड़ना ही पड़ेगा CrO2Cl2 में। हाँ, एक कंपाउंड नहीं बनेगा, 2 कंपाउंड में तोड़ना पड़ेगा CrO2Cl2 में। ये आपका लास्ट आपके पास टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, डी ब्लॉक का। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक बहुत छोटा है, 45 मिनट का टॉपिक है, ठीक है, 45 मिनट्स का टॉपिक है, टोटल 4 रिएक्शन है ना, बहुत छोटा है। ऑक्सीडेशन स्टेट, बेसिक प्रॉपर्टी, 4 रिएक्शन, ठीक है, 1 घंटे लग जाएगा आप में ज्यादा से ज्यादा। तो हो सके तो कल ही हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? सॉल्ट एनालिसिस। कोई भी Cl माइनस वहां पे रिएक्शन है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो न्यूट्रल हो। कॉम्प्लेक्स होगा तो बस फर्क यही है कि वो बाहर प्रेजेंट होगा, कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रेजेंट होगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला रिएक्शन नहीं देगा, बाहर होगा।